once again, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ स्किल्स। आई होप हम लोग जो पुराने सेशंस करते आए हैं वो थोड़ा हेल्पफुल हो रहे हैं हमारे बेनिफिशियरीज के लिए। मैं कॉन्स्टेंटली फीडबैक के लिए मेल्स करती रहती हूँ। कुछ सेंटर्स से मुझे मेल आया भी है कि किस तरह के और सेशंस हमारे बेनिफिशियरीज ज्वाइन करना चाहेंगे एज फार एज सॉफ्ट स्किल्स आर कंसर्न। लाइफ स्किल्स ऑलमोस्ट हमारा थ्रू हो गया, इसके बाद एक सेशन हमारा और रहेगा। तो दिस पर्टिकुलर सेशन इज ऑन वर्क एथिक्स। अभी तक हमने कई सॉफ्ट स्किल्स पे बात करी है और आज का जो हमारा सेशन है वो ज़्यादातर हम बात करेंगे वर्क कल्चर और वर्क एथिक्स पे। तो कोई मुझे बताना चाहेगा अनम्यूट करके कि वर्क एथिक्स या वर्क कल्चर क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय वर्क एथिक्स और वर्क कल्चर? हम सभी किसी ना किसी लेवल पे काम कर रहे हैं। रीड में जुड़ के, रीड से पहले, रीड के अलावा भी हम कई जगह पे काम करते हैं। तो वर्क एथिक्स क्या है, वर्क कल्चर क्या है? वेरी बेसिक क्वेश्चन, इस पे कोई टेक्निकल चीज नहीं है, कोई भी अनम्यूट करके बता सकते। हेलो मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, श्वेता बात कर रही हूँ। हेलो श्वेता। वर्क कल्चर हमारा मैम गुड मैम, जैसे वर्क कल्चर हो गया, जैसे हम लोग रीड इंडिया में काम कर रहे हैं, हम किसी ना किसी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर है हमारा। हम उन चीजों को इकट्ठे करके हम सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो हमारा वर्क कल्चर हो गया कि रीड इंडिया का है, लेकिन हम अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हुए भी एक किसी चीज पे काम कर रहे हैं मिलकर, कॉमन और कॉज पे काम करें। जैसे कि श्वेता हरियाणा के सोनीपत एरिया से है, स्मिता गुड़गांव के हरियाणा के गुड़गांव एरिया से है। इसी तरीके से अगर साउथ से शैलजा जी जुड़ी हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि हम सब अलग अलग कल्चर को बिलोंग्स करते हैं, अपने अपने बिलीफ सिस्टम को बिलोंग करते हैं, लेकिन जब हम रीड में काम करते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए काम करते हैं। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। यस मैम। ओके, वेरी गुड श्वेता, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा जो श्वेता ने कहा? वर्क एथिक्स क्या है, वर्क कल्चर क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है एक नए प्रोफेशनल के लिए? एक बच्चा जो कुछ स्किल सीख के जा रहा है, उसके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है जानना कि वर्क कल्चर और वर्क एथिक्स की क्या अहमियत है? गुड आफ्टरनून मैम, मैं अनामिका बात कर रही हूँ लखनऊ सेंटर से। गुड आफ्टरनून अनामिका जी, बताएं। मैम, वर्क एथिक्स होते हैं कि आपका कोई भी, जैसे हम किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग रीड इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इसका एक मोरल वैल्यू है किस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, या एक रूल्स और रेगुलेशंस है जिस सिस्टम से हम बात करते हैं किसी से, या फिर किसी से एक हायरार्की जो होती है वो मेंटेन्ड होती है, उनसे कैसे बात करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए हमें। तो जब हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं और उससे अंडर काम करते हैं, तो उसी को हम लोग वर्क एथिक्स के अंदर लाते हैं। वेरी गुड अनामिका, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। तो श्वेता, अनामिका ने हमें दो कंपोनेंट्स के बारे में बताया कि वर्क एथिक्स और वर्क कल्चर क्या है। श्वेता ने कहा कि हम जिस भी कल्चर को बिलोंग करते हैं, चाहे कोई किसी भी एरिया से है इंडिया के, वो अपने कल्चर को साथ लेते हुए रीड का जो वर्किंग कल्चर है उसको अडेप्ट करते हुए कॉमन कॉज की तरफ बढ़ते हैं। और यही चीज अनामिका ने कही कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी तरफ रीड जो है वो काम कर रहा है, वो ऐसे कौन से एथिक्स हैं, ऐसा कौन सा रूल्स या ऐसी कौन सी हायरार्की है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? Ma'am, it is something like moral values that strengthens your like how you conduct yourself in a office or whatever it is, ma'am. How you conduct yourself, how you set an example, and how do you do those how you take on the values forward to strengthen the organization, ma'am. जी, एब्सोल्युटली। सो जिस मॉरल वैल्यूज मतलब जो हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हम अपने आप को उतारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा जो बिहेवियर है टुवर्ड्स वर्क वो एक पॉजिटिव और एक अच्छी डायरेक्शन में जाए। ये शैलजा मैम कहना चाह रही है कि मॉरल वैल्यूज जो हैं उनको इकट्ठा करके वर्क एथिक्स बनता है। अच्छा, अब ये बताइए कि रीड के वर्क एथिक्स क्या है? अभी तक हमने समझा कि वर्क एथिक्स क्या है। अब हम एक या दो लोगों से सुनते हैं कि इन डेफिनेशंस के बेसिस पे रीड के वर्क एथिक्स क्या है।
जब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो आई रिक्वेस्ट इवन रीड, हमारे जो कोर स्टाफ मेंबर्स हैं या कोई भी आप बता सकते हैं कि जो ज़्यादा सालों से रीड से जुड़े हुए हैं, सेंटर से कोई है, वो बताइए कि रीड के कोर वैल्यूज़ क्या हैं, मोरल वैल्यूज़ क्या हैं हमारी? To serve the community selflessly. So selflessly, one word है serving the community and one word is selflessly. मतलब हमें जो काम करना है वो हमारी कम्युनिटीज के लिए करना है। मतलब हम अपने पर्सनल मोटिव के लिए, रीड के पर्सनल मोटिव के लिए हम ज्यादातर काम नहीं करेंगे। हम जो भी काम उठाएंगे अपने हाथ में वो कम्युनिटी बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम एजुकेशन पे, स्किलिंग पे, लाइवलीहुड पे और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो हमारा मुद्दा तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का है, तो हमारा कोर एथिक यही होना चाहिए कि कोई भी काम हम उठाएं रीड में तो वो कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। और दूसरा सेल्फलेसली, मतलब अपनी इच्छाओं को, अपनी जो हमारी जरूरतें हैं उनको प्रायोरिटी ना देते हुए, कोई सेल्फिश मोटिव ना रखते हुए सेल्फलेसली हमें वो काम करना चाहिए। तो रीड का ये मंत्र है। एनीबडी एल्स? गुड आफ्टरनून मैम, अकबर बोल रहा हूँ मैं रामपुर से। हाँ जी अकबर, गुड आफ्टरनून। मैम, जो रीड के एथिक्स हैं उसमें जैसे हमारा सबसे पहला एथिक्स है कि ट्रस्ट। हमारा जो एथिक्स है जिसको हम फॉलो करते हैं कि हम ट्रस्ट बेस्ड वर्क करते हैं। इसका और आप एग्जांपल दे सकते लॉयल्टी। हैं कोई? ट्रस्ट और लॉयल्टी का कोई एग्जांपल दे सकते हैं अकबर? जी मैम, ट्रस्ट का जैसे कि मैं अपने एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ रामपुर में काम करता हूँ, तो हमारा जो ऑफिस से कनेक्शन है वो सिर्फ एक ट्रस्ट बेस्ड ही कनेक्शन है कि आपको हम यहाँ से जो भी काम करके दे रहे हैं आपको कैसे पता चलता है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। वो सिर्फ ट्रस्ट पे ही काम है हमारा। आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, हम कम्युनिटी को सर्व करते हैं और कम्युनिटी हमारे ऊपर फिर भरोसा करती है। कम्युनिटी रीड सेंटर को एज अ ट्रस्ट मानती है और वो उस ट्रस्ट बेस्ड हमारे सेंटर पे विजिट करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ वर्क एथिक, ट्रस्ट, जो रीड इंडिया का प्राइम एक एथिक है कि हमें ट्रस्ट के बेसिस पे हमारे सेंटर, क्योंकि मैम यहाँ पे एक अकेली है और उन्होंने हम लोगों को रखा हुआ है। हम 8-9 लोग यहाँ पे हैं और फिर हमारे सेंटर्स पे करीबन हर एक सेंटर पे 4 से 5 या कुछ जगह पे ज्यादा भी स्टाफ हो गए, वॉलंटियर्स हो गए या पार्ट टाइम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग हो गए। और एक कॉमन जो एथिक है वो है ट्रस्ट, मानी कि जो भी बात यहाँ से कही जाती है आप उस पे काम करते हैं और रिपोर्ट बैक करते हैं। लॉयल्टी एंड ट्रस्ट पे हम बेस होके इन दोनों चीजों के अंडर काम करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू अकबर। यस मैम, फिर नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा जो एक सबसे बड़ा एथिक्स है वो है कि हम फॉर कम्युनिटी, टू कम्युनिटी एंड विद द कम्युनिटी। मतलब जो अभी आपने बात की थी कि मतलब विदाउट सेल्फ, हम सेल्फलेस हटाकर हम सब कुछ कम्युनिटी के लिए हैं और कम्युनिटी से ही हम हैं। तो ये हमारा एथिक्स आता है। ये हमारा एथिक आता है कि हम जो भी काम करेंगे, कुछ भी काम उठाएंगे वो हमारे पर्सनल मोटिव के लिए नहीं होगा, हमें वो कम्युनिटी की बेनिफिट को, उनकी प्राइम नीड को ध्यान में रखते हुए करें। तो ये कुछ एग्जांपल्स, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हम सभी को अभी तक मिले हैं। थैंक यू सो मच अकबर। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। So I'm really thankful to Shweta, Shailja, Akbar and everybody who added on to Anamika, जिन्होंने बहुत अच्छे से ये सेशन की शुरुआत में बहुत अच्छा बेस रखा है हम सभी को समझने के लिए कि वर्क एथिक्स क्या है या वर्क कल्चर क्या है। तो सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, ये भाषा मैंने इंटरनेट से उठाई है, लेकिन कहने का मुद्दा यही है कि वर्क एथिक्स एक सेट ऑफ रूल्स, ये सेट ऑफ रूल्स सेट भी हो सकते हैं, मतलब रिटन में भी हो सकते हैं। अगर आप रीड का मिशन उठा के पढ़ेंगे, कोई भी रीड का मिशन उठा के पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो चीजें अभी तक हमें शैलजा मैम, अनामिका, श्वेता, अकबर ने बताई हैं, ये मोटे मोटे शब्दों में वहां पे लिखी हुई है। वी हैव टू रीड विद इन द मिशन कि हमारी ये कोर एथिक्स क्या है, कोर कल्चर क्या है रीड का। तो इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो हमारा बिहेवियर गवर्न करते हैं, मतलब हम किस तरह से बिहेव करेंगे। हमें कोई स्किल आती है वो बात अलग है, एज अ प्रोफेशनल हमें कोई स्किल आती है, मैं बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हूँ, मैं बहुत अच्छी सिलाई सिखा सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्सेल पे काम कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा मैं बहुत अच्छा कंप्यूटर ट्रेनर हूँ या किसी भी और तरीके की ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी आती है, वो मेरा स्किल है। लेकिन
उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स में मेरा बिहेवियर कैसा है जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे के अंदर एंटर करती हूँ, या आजकल जो ऑनलाइन का जमाना है, जब मैं ऑनलाइन सेशन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ले रही हूँ, तो मेरा बिहेवियर की जो गवर्निंग गाइडलाइंस हैं या सेट ऑफ एनवायरनमेंट जो क्रिएट करा गया है, वो मोटा मोटा वर्क एथिक्स में आता है। उस जो एक कॉमन आपको हर इंसान में हर सेशन में दिखेगा, जैसे आपको हमारे हर सेशन में दिखेगा कि हम जो है बहुत ही पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उठाते हैं। वो टॉपिक हमारे किसी ना किसी कोर थीम पे बेस्ड होता है, या तो वो एजुकेशन पे होगा, अगर शिवानी कमलेश जी कोई भी सेशन उठा रहे हैं तो वो एजुकेशन पे बेस्ड होगा। उसका एक स्ट्रक्चर्ड मोटिव होगा कि वो हम क्यों कर रहे हैं। अगर वो ब्यूटी एंड वेलनेस पे चल रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर मोटिव होगा। अगर आईटी पे कोई मुकेश सेशन ले रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर मोटिव होगा। लेकिन एक पॉजिटिव बिहेवियर, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को साथ रखते हुए हम वो सेशंस को आपके साथ लेके आते हैं। ये हमारा वर्क कल्चर है, ये हमारा वर्क एथिक्स है। जब हम सेशंस आपके साथ लेके आते हैं, उसमें अगर किसी ने टाइम दिया है 2:30 बजे, तो मेरा ये, अगर मैं उस सेशन को होस्ट कर रही हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं 5 मिनट पहले आके ये दर्शाऊं कि मैं प्रोफेशनल हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार ये पॉसिबल होगा, लेकिन मेरा ये मुझे अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना है क्योंकि मुझे प्रोफेशनलिज्म दिखाना है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, और इन सेशन में मैं जो है पहले से आके अपना टेक्नोलॉजी का है जो भी सेटअप वगैरह करके रख रही हूँ, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन या जब सेशन स्टार्ट हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट ना हो, जो बेनिफिशियरीज हमारे साथ जुड़े हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। So this is just an example of the work culture. अगर आप कभी भी देखेंगे, हर सेशन में आपको मैम दिखेंगी, as far as possible, unless she is traveling, unless she is having a parallel meeting, क्योंकि हमारा दिन में कई बार ऐसा भी होता है कि 3-3, 4-4 पैरेलल सेशंस होते हैं। तो वो एक अपना वर्क एथिक है, वो एक वर्क एथिक है जिसमें कि सेल्फ मोटिवेशन है। उनको सेल्फ मोटिवेशन है कि जो भी काम वो हमारे सेंटर्स कर रहे हैं, उनको वो ऑब्जर्व करें, कुछ भी उसमें बेहतर हो सकता है या कुछ भी जो सराहनीय है, उसके ऊपर वो अपना जो मेंटरशिप है, एज ए मेंटर वो अपना रोल प्ले कर सकें। तो ये एक वर्क एथिक है, ये वर्क कल्चर है। उनका ये काम नहीं है कि मेरे सेशन में आके या मुकेश के सेशन में आके वो बैठे और वो ऑब्जर्व करें कि क्या है, क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, बट she sets as an example, as a leader she is setting an example of a work ethic. तो हमारे बच्चों को, जो बच्चे हमारे सेंटर से कोई भी स्किल सीख रहे हैं, कुछ कोर वैल्यूज, कुछ कोर ऐसे बिहेवियरल एटीट्यूड रखना है जिससे कि वो जिस भी संस्था में जाके काम करें, जहां भी जाए वो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप लें, सेल्फ का बिजनेस लें, कोई अपना बिजनेस लें, या वो कहीं जाके जॉब करें, अगर वो वर्क एथिक्स और वर्क कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग की तरह, एक पॉजिटिव एम्प्लॉय की तरह वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसकी तरफ काम करते हैं। और ज्यादातर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ओरिएंटेशन के टाइम पे वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स के ऊपर भी सेशन रखती हैं। अगर आपको याद हो, रीडिंडा ने भी एक सेशन रखा था। इनफैक्ट 1 या 2 सेंटर्स पे जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हमने वो वर्क एथिक्स को फ्रीज किया था, और 2 सेंटर्स पे वो वर्क एथिक्स का बैनर भी लगा हुआ है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डेली बेसिस पे उसको ऑब्जर्व करें और ये पॉइंट आउट करें अपने आप को कि आप कैसे एज अ बेटर प्रोफेशनल हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको इस स्लाइड में भी दिखेंगे। पंक्चुअलिटी, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर हमने सेशन का कोई टाइम रखा है, मीटिंग का कोई टाइम रखा है, तो आप कोशिश करिए कि आप 2 मिनट पहले ही जाएं, 2 मिनट बाद में जाएं। इसका हो सकता है, कई रीजंस हो सकते हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट ये सीरीज, ये एक बारी की बात नहीं होती, ये सीरीज ऑफ बिहेवियर होता है। बिहेवियर जो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ऑब्जर्व करते हैं। आप ऐसे नहीं कि एक बार किसी को कुछ ऑब्जर्व किया तो आपने मान लिया कि यही उसका बिहेवियर है। तो इवन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, एचआर की जो टीम्स होती है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करते हैं कि एक एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है।
दूसरा है ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, जो बात अभी अकबर ने कही थी। आपको जब एज ए एम्प्लॉय कहीं पे हायर किया जा रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, लॉयल्टी शो करनी होती है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क कल्चर है, एक वर्क एथिक है, जिसको हमें अडॉप्ट करना है एज अ प्रोफेशनल। तीसरा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स पे काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एज इन रोल्स सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट कुछ ऐसी चीजें जैसे फाइनेंस में कोई काम कर रहा है, डेटा मैनेजमेंट में कोई काम कर रहा है, डोनर्स के साथ जैसे हम लोग काम करते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन में। हम लोग जो कम्युनिकेशन मटेरियल बनाते हैं, जैसे कि हमारे पैम्फलेट्स हो गए या फिर जो हमारे बैनर्स हो गए, वो पब्लिक मटेरियल है। लेकिन जो डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोगों के पास कम से कम नहीं तो 200-300 लोगों के फोन नंबर्स हैं, डेटा है। कल को कोई एयरटेल या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे टेलीफोन कंपनी या कोई भी कंपनी से आते हैं और बोलते हैं कि हमारे को ये डेटाबेस क्रिएट करना है, या आप अगर डेटा दे सकते हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है। यू हैव टू आस्क द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। ये जो डेटा है, ये हमने किसी डोनर के उससे कलेक्ट करा है, ये हम एज ए सेलिंग नहीं कर सकते। ये आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है। इस डेटा में कई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर शायद नहीं जानी चाहिए। जस्ट एज एन एग्जांपल आई एम कोटिंग, जैसे मेरा रोल है फाइनेंस का, अब मैं हर किसी से नहीं शेयर कर सकती कि क्या बजट है, किसके लिए क्या है, जब तक कि मुझे टॉप से अप्रूवल नहीं आए। इसी तरीके से आपके रोल में जो इंफॉर्मेशन आपको संभाल के रखनी है, उसे आप बाहर ओपन प्लेटफॉर्म्स पे ना शेयर करें। ये एक कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। आपको शायद ये पता हो फॉर एग्जांपल कि हमको एक्स ऑर्गेनाइजेशन किस रेट पे बैग्स दे रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ऐसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन लेके आप दूसरे के पास जाए कि देखो अगर तुम इससे कम में कोट करोगे ना तो ये ऑर्डर तुम्हें मिल जाएगा। दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दिस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बिकॉज आपको वो इन्फॉर्मेशन इसलिए मिली है क्योंकि आप उस रोल में हैं। So another very important code of conduct जो जिसे हम कहते हैं वर्क कल्चर है, ये हम साइन भी करते हैं कहीं कहीं। जैसे हम सभी ने साइन किया कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम आगे किसी से शेयर नहीं करेंगे। आई एम श्योर आप सभी में से भी कई लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज साइन किया होगा। पूजा ने या कोऑर्डिनेटर्स ने आपको दिया होगा वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज साइन करने के। तो उसका मकसद यही है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज में बांध के रखना चाहते हैं, बट ये आपको रियलाइज करना चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है और इसे आप लूजली नहीं शेयर कर सकते। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत बड़ा क्लॉज होता है, हमें साइन करना पड़ता है और उसे ऑब्जर्व भी करना पड़ता है एज ए वर्क कल्चर या एज ए वर्क एथिक्स। टू वे कम्युनिकेशन इज मोर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कई बार ये टॉप डाउन अप्रोच होते हैं कि मतलब सिर्फ जो बॉस है वो नीचे बता देते हैं कि आपको ऐसे 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 से काम करना है, और जो नीचे का स्टाफ है उनका कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं होता। Whereas, फॉर एग्जाम्पल इन रीड इंडिया, हमारा जो कम्युनिकेशन है, जहां तक मुझे लगता है, हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। हम आपसे भी पूछते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमसे भी पूछती है, और हम ऑर्गेनाइजेशन से भी पूछते हैं कि किस तरह के काम होना चाहिए, काम सही हो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कौन सी ऐसे और प्रोग्राम्स हैं जो हम ला सकते हैं। सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। if somebody differs from me or if somebody has more किसी के पास कोई और एग्जाम्पल्स हैं शेयर करने के लिए, तो वी विल बी हैप्पी टू नो, बिकॉज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है मेरे एग्जाम्पल से इतना ना समझ में आए, बट क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम्पल देंगे तो वो ज्यादा अच्छे से हम सभी को समझ में आएगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर को-वर्कर्स, इसका मतलब ये है कि आप किस लेवल पे हैं, दैट इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप टॉप लेवल पे हैं, आप किसी सबऑर्डिनेट लेवल पे हैं, देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट कल्चर कि जितनी रिस्पेक्ट आपकी है उतनी ही मेरी है, उतनी ही हमारे ऑफिस में जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, एवरीबडी हैज द म्यूचुअल सेम रिस्पेक्ट फॉर को-वर्कर्स। दैट इज अनदर वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वर्क एथिक्स और वर्क कल्चर। टीम वर्क,
टीम वर्क हो गया, यह बहुत ही सिंपल शब्दों में हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोई हर एक सेंटर पे 5 से 6 लोग काम करते हैं, अपना सबको काम दिया हुआ है, बट हम लोग अपने अपने कैबिन्स में या अपने अपने साइलोज में काम नहीं करते, हम एक टीम की तरह काम करते हैं। तो सेम वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स हम हमारे जो बच्चे जो हमसे सीख के जा रहे हैं, उन्हें भी हमें बताना है कि टीम वर्क में किस तरीके से काम करना चाहिए। So these are some examples of the work culture and work ethics जो हम समझाने के लिए जो मैंने यूज करा है। सेम थिंग रिलायबिलिटी, इसमें बहुत सारे शब्द जुड़ सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए ये सिंपल सरल शब्दों में मैंने इनको मेंशन किया है। अगर आप कहीं वेबसाइट पे देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो हो सकता है ये भारी भरकम शब्द आपको दिखाई दे। रिलायबिलिटी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी, कोऑपरेशन, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म। मकसद वही है जो हमने अभी बात करी है, यानी कि हमको एज ए प्रोफेशनल बिहेव करना चाहिए, अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, अपने ऑनेस्टी को दिखाना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इन शब्दों से घबराना नहीं है, ये शब्द थोड़े भारी भरकम है, बट इनका मतलब वही है जो अभी पिछले 15-20 मिनट से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब वर्क एथिक्स हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हम सभी में कुछ ना कुछ अच्छे एथिक्स हैं, हम सभी डिसिप्लिन्ड हैं, हम सभी लॉयल हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम अपने काम को लेके हम ट्रांसपेरेंट भी हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करते हैं। पर जब हम काम पे आते हैं, जब हम जो 5 घंटे 8 घंटे निकालते हैं काम के लिए, जब अपने घर से निकलते हैं, अगर फिजिकली जा रहे हैं या फिर हम ऑनलाइन जब काम कर रहे हैं, तो हम अपने वर्क एथिक्स को, हमारे जो अंदर वर्क एथिक्स हैं उनको हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे हम दर्शा सकते हैं। कोई हम रिटर्न में तो देंगे नहीं, कभी भी आपसे रिटर्न में नहीं मांगा जाएगा कि आप बताइए कि आपने वर्क एथिक्स को कैसे फॉलो किया। आपने कभी अपना रिव्यू फॉर्म भी अगर साइन किया हो तो ये नहीं पूछा जाता कि वर्क एथिक्स आपने कैसे फॉलो करे, आप प्लीज डिटेल में वो बताइए। इट्स अ हिडन थिंग, इट्स अ ऑब्जर्वेशन बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड। आपके जो वर्कर्स, को वर्कर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, वो डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं। आपके स्टूडेंट्स जो हैं, आपके बेनिफिशरीज जो हैं, जहाँ तक रीड का सवाल है, वो डेली बेसिस पे ये ऑब्जर्व करता है कि आपका वर्क एथिक, आपका बिहेवियर कैसा है। तो किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए क्या किन किन चीजों की जरूरत है, इनमें से कुछ मैंने यहाँ लिस्ट डाउन करे हैं। दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। पहली चीज तो है कि हमें पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव बॉडी के साथ, जब तक कि हमारा माइंड और बॉडी दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, हम कभी भी अपने वर्क एथिक्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। हम कभी भी अपनी जो रोजमर्रा की टू डू लिस्ट होती है ना, टू डू लिस्ट एक बनाते होंगे, आज की हमने क्या क्या किया, आज क्या क्या करना है, हम उसको कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं। प्रायोरिटी मतलब अगर दिन में मुझे 10 काम करने हैं तो मैं उसे प्रायोरिटाइज कैसे करूंगी, वो हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारा माइंड और बॉडी फिट नहीं होगा। अब हम कहेंगे अब फिट बॉडी क्या, सारा दिन तो मैं घर के काम करती हूँ और बॉडी तो फिट ही है, मैं तो थक जाती हूँ। लेकिन इसके अलावा भी 10 मिनट 15 मिनट, कोई नहीं कह रहा आपको कि 2 घंटे 1 घंटा रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, जिस भी तरीके की, सिर्फ आपकी बॉडी के लिए, कोई काम करते हुए नहीं। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका माइंड और बॉडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि पॉजिटिव माइंड और बॉडी का होना बहुत जरूरी है। जब तक कि हम फिजिकली फिट नहीं होंगे, हमारा माइंड भी फिट नहीं होगा। कोशिश करिए कि सुबह के 10 मिनट 15 मिनट, और कुछ नहीं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत आसान होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम तो पूरा फुल प्राणायाम थोड़ा डिफिकल्ट है, शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनहेल एक्सेल, अगर हम इसको भी 5 मिनट, किसी भी वीडियो में आप देख लीजिए, कहीं पे आराम से अलग बैठ के 10 मिनट अगर आप सुबह ये प्राणायाम करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, इससे आपको हर रोज एक नई पॉजिटिविटी मिलती है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके का फॉलो कर सकते हैं, पॉजिटिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। लेकिन आज के जमाने में जहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतने ज्यादा काम हमको करने हैं रोज की,
दिस इज योर मंत्रा, क्योंकि आज हो सकता है एज ए प्रोफेशनल आप 22 साल के हैं, 24 साल के हैं, 30 साल के हैं। अगर आप 22 साल के हैं और 60 साल की उम्र तक आपने काम करना है, तो करीबन 40 साल अप्रोक्सीमेटली आपके पास है वर्क लाइफ के। अगर आप हर रोज पॉजिटिव माइंड और बॉडी से नहीं उठेंगे, आपका जो वर्क एथिक है, आपके अंदर जो एक काम करने की भावना है, वो धीरे 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 ओवरलैप होती जाएगी। आपको लगेगा कि हमें इतना सारा काम एक ही दिन में करना है, कैसे हम कर सकते हैं। हम लेट होना शुरू होंगे, हम पॉजिटिविटी में से बात नहीं करेंगे, हो सकता है थोड़ा कभी कभी गुस्सा भी हो जाए अपने वर्कर्स कोलीग्स के साथ। कोई भी perfect human being नहीं है, there is nothing called perfect, but we can start every day with a positive mind and a positive body. 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट से आप स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा कि ये 10 मिनट में कैसे निकालूं, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है कि ये 10 मिनट तो निकाल नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाएगी। इस 10 मिनट से आप खुद ही डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी सीख जाएंगे। आपको आदत रहेगी कि हाँ, मुझे पंक्चुअलिटी से, डिसिप्लिन से ये 10-15 मिनट रोज निकालने हैं। ये हम सेल्फ डिसिप्लिन जब अपने अंदर लाएंगे, ये पॉजिटिवली हमारे काम के अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। हम आगे कुछ और चीजों की बात करेंगे कि हम पंक्चुअलिटी और प्रायोरिटीज कैसे सेट कर सकते हैं, बट वी हैव टू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव बॉडी एंड अ पॉजिटिव माइंड। जब हम टीम में काम करते हैं तो हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। ये हमारे फ्रेंड्स नहीं है, ये हम चॉइस नहीं कर सकते कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं या किसके साथ नहीं काम कर रहे हैं। आप अपना फीडबैक कभी कभी एचआर को दे सकते हैं कि हाँ, जो जिनके जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, कुछ ऐसे इंटरपर्सनल इश्यूज आ रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ फ्रेंड्स ग्रुप। और जरूरी नहीं है कि सभी की आदतें आपको पसंद आए, सभी जिस तरीके से बात करते हैं या सभी जिस तरीके से व्यवहार करते हैं आपको वो पसंद आए। लेकिन जब आप काम पे आते हैं, ये टीम्स आपको मिलती हैं, जब भी आप काम कर रहे हैं, 4-5 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर हम काम करेंगे तो अपने आप एक पॉजिटिव टीम बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। इसमें हम कभी-कभी एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा आता है तो ये मत घबराइएगा कि मैं इसको सिखा दूँ तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा। बहुत जगह पे ऐसा होगा भी, ऐसा देखने को भी मिलेगा। बट व्हेन आई से दैट स्टार्ट विद अ पॉजिटिव माइंड एंड अ बॉडी, ये डर हमें अपने अंदर से निकाल देना है, क्योंकि हम अपने आप को इतना अच्छा बना सकते हैं एज ए प्रोफेशनल, धीरे धीरे करके, सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ मोटिवेट होके, कि अगर हम किसी से कुछ शेयर भी कर रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है कि आगे जाके ये मुझसे अच्छा हो जाएगा या मुझसे अच्छी हो जाएगी। तो ऑलवेज बी ओपन इन योर टीम वर्क। जब आप टीम वर्क में अच्छे होंगे तो आपको कम चांसेस हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी एज अ प्रोफेशनल। जब आप काम पे आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क एथिक या वर्क कल्चर है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई सोशल मीडिया अलर्ट्स लगा के हम रखते हैं या फोन्स पे बार बार हम कंसंट्रेट करते हैं। आप करिए फोन पे, लेकिन एक कल्चर बना लीजिए कि जैसे मैं अगर 10 बजे आए या 9 बजे आए ऑफिस में, तो 2 घंटे मुझे डेडिकेटेडली अपनी ईमेल्स देखनी है, शुरुआती मीटिंग्स करनी है, जो टीम में मुझे काम दिया गया वो करना है। 2 घंटे के बाद में 5 मिनट के लिए अपने सोशल मीडिया पे जाके देखूंगी या देखूंगा, या किसी को कोई ब्रेक लेना है, चाय पीनी है, ब्रेक लेना है, तो पहले 2 घंटे आपने निकाले डेडिकेटेडली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, आपने वो काम किया। 5 मिनट या 10 मिनट निकाले, फिर 2 घंटे लगातार आपने विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, पर्सनल कॉल्स, आप अपने घर पे पहले से बता सकते हैं कि मैं, देखो अभी मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं 1 बजे पक्का फोन करूंगा या फोन करूंगी, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई शादी है, बार बार कॉल्स आ रहे हैं। यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट बैक कि ये मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बार बार मत कॉल करिएगा, मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा या उठा पाऊंगी, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा मैं कॉल बैक करूंगा या मैं कॉल बैक करूंगी। इससे क्या है, उधर भी टेंशन नहीं है, आपको भी टेंशन नहीं है, और आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन से हट के काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप कम समय में ज्यादा अच्छे से फोकस्ड वे में काम कर पाएंगे। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनकी एचआर पॉलिसीज के बारे में पूछिए कि अटेंडेंस कैसे है,
लीव पॉलिसी क्या है, ड्रेसिंग पॉलिसी, मतलब आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रिक्ट क्या कपड़े पहन के आने, या ड्रेसिंग क्या है, जैसे बैंक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, देन फैक्ट्रीज जो हैं उनमें बहुत ज्यादा सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। तो उनका कल्चर जो है वो सेफ्टी इज द फर्स्ट एंड प्राइमोस्ट थिंग। तो हमारे जो बच्चे हैं अगर इन तरह के कामों में जा रहे हैं तो दे शुड नो कि उनकी पॉलिसीज क्या है ड्रेसिंग को लेके। कॉन्फिडेंशियलिटी की हमने बात ही करी है, ऐसी कौन सी, कई बार क्या होता है हम अनजाने में ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, जानबूझ के नहीं करते, लेकिन एज ए प्रोफेशनल हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन कौन सी है, और ये आप अपने HR से या अपने सीनियर से पता कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव एज अ प्रोफेशनल एंड बेटर वर्क एथिक्स आप दिखा पाएंगे। आप एज ए प्रोफेशनल अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई बार क्या होता है आप कहते हैं यार मैं तो सारा दिन आके काम ही करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, सुबह आते हूँ जो काम मुझे बोलते हैं मैं वो करते जा रहा हूँ करती जा रही हूँ, और उसके एंड में भी मेरा रिव्यू तो इतना बुरा आया है। वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपने यही नहीं समझा कि आपकी कोर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आपका काम तो था कि आपको 100 बच्चों को एक्सेल सिखाना है, पर आप दुनिया भर के सेशंस ले रहे हैं, दुनिया भर के जो जो काम आपको दिए जा रहे हैं वो आप कर रहे हैं, ठीक है आप कर रहे हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन ने वो काम दिए हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि जो कोर काम है, जो फर्स्ट काम है, जिसके लिए आपको हायर किया गया, उसको आप निग्लेक्ट कर दीजिए। तो अंडरस्टैंड योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किस लिए किया है। जब आपका इवैल्यूएशन होगा तो किन किन बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। अब आप हर रोज तो पूछ नहीं सकते आज बता दीजिए मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आज बता दीजिए मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप अपने सुपीरियर से या अपने जो मैनेजर्स हैं उनसे एक क्वार्टरली या 6 मंथली या एनुअली जो भी रिव्यू होता है उसमें क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं, करवा सकते हैं, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल। एंड आप उसको हर मंथ या हर 6 मंथ्स पे जिस तरह का भी आपका रिव्यू का सिस्टम होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें आप शेयर कर सकते हैं कि मेरा कोर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था, मैंने ये कोर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में किया, प्लस इसके अलावा मैंने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाई जो मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं थी। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप डायरी रखिए, आप नोट करें कि आपने कब कौन सा क्या काम किया, उसके क्या इम्पैक्ट हुए। दिस विल हेल्प अ बेटर वे ऑफ सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो टाइम वेस्ट कर टाइम उसमें बर्बाद ज्यादा होता है, इफेक्टिवनेस कम होती है। उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग जो काम है उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या उसके लिए हम कैसे डेजिग्नेट कर सकते हैं, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं या टीम में कैसे बांट सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे मुद्दे आपको ही उठाने हैं। अगर 5 लोग हैं और कोई एक चीज आपको दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो कैसे वो 5 लोग उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट सकते हैं जो आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। हमने पिछले कुछ सेशंस में स्वॉट एनालिसिस की बात करी थी। अगेन अगर आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है और कहाँ पे आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। आप टाइम टू टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हैं कि जब रिव्यू हो या जब आपके साथ बातचीत हो रही हो कि मैं ये रोल में इस ये ट्रेनिंग चाहता हूँ, ये ट्रेनिंग चाहती हूँ। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिलवा सकते हैं, सो इट विल हेल्प मी बिकम अ बेटर इंडिविजुअल, अ बेटर प्रोफेशनल। बट अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन वो दिलवा रही है तो वर्क एथिक और वर्क कल्चर यही कहता है कि आप इमीडिएटली, अब आपके पास बेटर स्किल्स आ गई, ऐसा ना हो कि आप जॉब स्विच कर लें। आपको कम से कम साल 6 महीना वो जो स्किल आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दी है उसका जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशन को करके दीजिए। एज ए प्रोफेशनल एक और मंत्रा है जो मैम से ही हमने सीखा है कि कभी भी अपनी लर्निंग को ना स्टॉप मत करिए। जहां हमारी लर्निंग स्टॉप हो जाती है वहां जो है हम एज ए प्रोफेशनल ग्रो करना बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है और बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। आज कोविड आ गया तो प्रोफेशनली हमको ऑनलाइन अडॉप्ट करना पड़ा, लेकिन अगर हम नहीं अडॉप्ट करते हैं उसको तो हम एज ए प्रोफेशनल काफी पीछे रह जाते हैं।
तो जो लोगों ने नहीं सीखा कि जूम को कैसे अटेंड करते हैं, जूम को कैसे हम अपने लैपटॉप्स पे या फिर फोन पे ले सकते हैं, आज के टाइम जूम इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कहने का मतलब है कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अगर हम ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे हैं, तो हम जो रीड में जो हमारा कोर काम है, जो हम पहले बात कर रहे थे कि कोर कल्चर है हमारा कम्युनिटी के लिए काम करना, हम वो नहीं कर पाते। सो एज ए प्रोफेशनल हर वक्त हमें नया स्किल, नए एनवायरनमेंट को ओपन आर्म्स के साथ कोशिश करना चाहिए दैट वी अडेप्ट इट, वी नॉट स्टक, हम रुक के नहीं रह जाएं, क्योंकि जो रुक के रह जाते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तब कंप्यूटर्स इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो मेरे फादर कभी भी उन्होंने कंप्यूटर पे काम नहीं किया था। तो कुछ टाइम ऐसा आया कि उनके जितने भी सिस्टम्स थे वो ऑफलाइन से सब कुछ ऑनलाइन आ गया, यानी कि सब कुछ जितने डॉक्यूमेंटेशन थे वो कंप्यूटर्स में ही होने लगे। अब उन्हें कंप्यूटर आते नहीं थे, तो बाकायदा ट्रेनिंग हुई और बहुत लोगों ने, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत लोगों ने यस करा उस ट्रेनिंग के लिए, और बहुत लोगों ने नो भी करा कि नहीं नहीं हम तो इस उम्र में आके अब हम क्या सीखेंगे। लेकिन जिन्होंने उसको यस किया, जिन्होंने उसे अडेप्ट किया, वो एज ए बेटर प्रोफेशनल आगे बढ़ सके और जल्दी बढ़ सके, क्योंकि वो चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट को उन्होंने अडेप्ट कर लिया। तो वर्क कल्चर यही कहता है कि जो जो आपको एज ए प्रोफेशनल ग्रो करने में हेल्प करे, यू शुड ऑलवेज हैव ओपन आर्म्स टू इट। एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको कोई मेंटर मिल जाए, प्रोफेशनल मेंटर, वो मेंटर आपका पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके कोई बड़े भाई बहन है या कोई और रिश्तेदार हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, उन्हें अपना मेंटर जरूर बनाइए, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में ना बहुत चैलेंजेस आते हैं और हर चैलेंज आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, अगेन क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है। बट आप ऐसा मेंटर चूज करिए जो आपको अनबायस्ड ओपिनियन दे, अनबायस्ड फीडबैक दे और आपको एज ए प्रोफेशनल ग्रो करने में मदद करे। दिस विल हेल्प in adapting to a better work culture, a better work ethic as a professional. हर रोज की अपनी डायरी बनाइए, चाहे उसमें एक ही एंट्री करिए और उसको एंड ऑफ द डे आप जरूर लिखिए कि आपने वो काम पूरा किया कि नहीं पूरा किया। हर रोज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हर रोज की हमारी डायरी एंट्री में बनती है कि आज क्या क्या काम करना था और आज क्या क्या काम कर लिया। जो काम कर लिया उसको स्ट्राइक ऑफ करते जाएंगे। इससे क्या होता है कि आप प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। किसी किसी दिन मेरे पास 15 या 20 काम होते हैं और उसके बाद ये 15-20 काम तो मैं अपनी तरफ से लेके आती हूँ, उसके अलावा दिन भर में 2 काम और आ जाते हैं। तो मुझे ये देखना है कि कौन से काम को मैं आगे अगले दिन पे शिफ्ट कर सकती हूँ, कौन से काम को मैं नहीं शिफ्ट कर सकती, और कौन से काम में मुझे मेरे कोलीग्स हेल्प कर सकते हैं। बट वो पॉसिबल ही नहीं होगा कि अगर आप सुबह आके वो टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे। हर प्रोफेशनल को जो जिस रोल पे काम कर रहा है, हर रोज टाइम पे पहुंचिए, 5 मिनट अपना लगाइए, ईमेल्स चेक करिए या मैसेजेस चेक करिए, या जो भी आपको सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है अपनी टीम मेंबर्स की तरफ से या अपने सुपीरियर्स की तरफ से, उसका एक नोट बनाइए कि आज मुझे ये 10 काम करने हैं, आज मुझे 20 रजिस्ट्रेशन करनी है, इस गांव में जाना है, रिपोर्ट देनी है, या रिपोर्ट 5 दिन बाद देनी है, मेरे पास 2 दिन है ये डेटा इकट्ठा करने के लिए और 1 दिन है रिपोर्ट बनाने के लिए, और उसे स्ट्राइक ऑफ करते जाइए। इससे आपको प्रायोरिटाइज करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घर के भी काम है, ऑफिस के भी काम है, बिजली का बिल भी पे करना है, बच्चे की फीस भी पे करनी है, अच्छा ये सारी चीजें भी करनी, शाम को जाते हुए सब्जी भी खरीदनी है। अरे भगवान, मैं इतना काम कैसे करूंगी? बट अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो हो सकता है आप देखेंगे इतना काम नहीं है, 1 2 3 4, और प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 भी आप कर सकते हैं, और जो काम आप अगले दिन पे छोड़ सकते हैं, जो बर्निंग इश्यूज नहीं है, आप उन्हें अगले दिन की टू डू लिस्ट में डालिए, लेकिन उसे कंप्लीट करिए। ऐसा ना हो कि अगले दिन जाता जाए वो और वो काम नहीं हो। ये हमने बात करी कि इतने सारे काम होते हैं, प्रोफेशनल भी हैं, पर्सनल भी हैं, इतने सारे काम में कैसे करूं। पहले तो ये हमें एक्सेप्ट करना है कि कोई भी परफेक्ट वर्क
लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं है। इस दुनिया में कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मेरी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों परफेक्टली बैलेंस्ड है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जिसमें हम ज्यादा अच्छे से पर्सनल काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वीकेंड आता है और वीकेंड में अगर कोई एक आध मेल करनी पड़ जाए, कोई एक आध फाइल हमें शेयर करनी पड़ जाए, एक आध घंटे का कोई काम करना पड़ जाए, तो वो इतना इतना बड़ा काम नहीं है, हम वो काम निकाल के कर सकते हैं। तो कुछ दिन ऐसे आएंगे जो हम पर्सनल लाइफ को डेडिकेट कर सकते हैं और कुछ दिन ऐसे आएंगे जो हम वर्क लाइफ को डेडिकेट कर सकते हैं। बट ये तभी हम क्लियरली दिमाग कर पाएंगे अगर हम वो प्रायोरिटी बना सकते हैं और उस प्रायोरिटी लिस्ट को बना के उसे फॉलो कर सकते हैं। हमें जरूर टाइम निकालना चाहिए। कुछ काम करते 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 हमारी एनर्जीज डाउन हो जाती हैं, बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, चाहे वो घर का काम है, चाहे वो पर्सनल काम है। एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए डॉटर इन लॉ मुझे शायद 100 काम करने पड़ते हो और एज ए प्रोफेशनल मुझे 200 काम करने पड़ते हैं। तो एट द एंड मेरी एनर्जी डाउन होती 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 अब मुझे लगेगा कि मैं अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन पूरे हफ्ते में अगर 24 घंटे इंटू 7 दिन, इसमें मैं 1 घंटा भी अपने लिए अगर निकाल के अपना काम करूं जो सिर्फ मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे वो किताब पढ़ना है, चाहे मुझे अपनी मर्जी से कुछ खाना बनाना है, या सिर्फ ऐसे ही बाहर बैठे रहना है, गार्डनिंग करना है, कुछ ऐसी चीज जो सिर्फ मुझे अपने लिए करनी है, वो जरूर करिए। इससे आप एज ए बेटर पर्सन और बेटर पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम डी स्ट्रेस कर पाएंगे। हमारी जो एनर्जीज है, जो काम पे या घर में लोग हमारी एनर्जीज जो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम उसको रीगेन कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं उनको बाहर जाके दोस्तों से मिलना, पार्टी करना वो ज्यादा अच्छा लगता है। जो भी काम आपको अच्छा लगे, जो आपको एज ए इंडिविजुअल अच्छा लगे, उसे जरूर डालिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में और उसका दिन जरूर मार्क करिए और उसे फॉलो करिए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। हम जब स्कूल्स या कॉलेजेस में होते हैं ना, ज्यादातर हमें ये पता नहीं होता हम किस तरह का काम उठाना चाहेंगे। मैंने खुद भी पहले कहीं और ज्वाइन किया, फिर कहीं और ज्वाइन किया, लेकिन काम वही अच्छा लगता है जो काम जहाँ पे मुझे 20 साल, 30 साल, 40 साल, जैसे कि मैंने कहा अगर 22-23 साल की उम्र में अगर हमने काम करना शुरू किया और मैं 60 या 65 या 70 साल तक अगर काम करूंगी, तो वो 40-50 साल में किस चीज पे लगाना चाहती हूँ। हो सकता है पहले के 2-4 साल हम अपनी जो किस राह पे हम किस प्रोफेशनल राह पे हम चलना चाहते हैं, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन अगर काम आप वो डिसाइड करते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है, वो काम आप ज्यादा दिन तक कर पाएंगे और उसमें आप बेटर प्रोफेशनल निकल के आ पाएंगे। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो सकता। हो सकता है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं। काम तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आर्टिस्ट बनूं जाके, लेकिन मुझे अपने घर चलाना है और मुझे मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मुझे मेरी पेंटिंग्स के लिए इतना मनी मिल जाएगा कि मैं अपने घर चला सकूं, जो मेरा मंथली बजट है वो मैं चला सकूं। कोई बात नहीं, उसको हॉबी में डाल सकते हैं। उस हॉबी को लेके हम लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। वो हमारा जो एनर्जी है उसको रीगेन करने में हमारी हेल्प करेगी। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग 10 साल एक काम करते हैं, फिर अगले 10 साल दूसरा काम करते हैं, फिर अगला 10 साल तीसरा काम, किसी और तरीके काम करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। सो देयर इज नो परफेक्ट वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस। हमें अपना बैलेंस खुद निकाल के रखना है। किस चीज को काम करने में हमें ज्यादा मजा आ रहा है, वो हमें खुद से बात करके खुद बताना है अपने आप को कि ये काम करने में मुझे ज्यादा मजा आता है, मैं इस पे फोकस करूंगी। मैं एज ए प्रोफेशनल यही करना चाहती हूँ। मैं अच्छी ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ। आज मैं बेसिक की ट्रेनिंग दे रही हूँ, कल मैं एडवांस ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग पहले खुद लूंगी, फिर आगे दूंगी, फिर बेसिक एडवांस से मैं वेडिंग जो है, बहुत ही बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसकी ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दूंगी। तो मैं अपने आप को इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे एज ए ब्यूटिशियन अच्छा लगता है।
So this is what I wanted to share on the work life and personal life balance. This will again help us define better ethics, better work ethics, क्योंकि जो काम हम करेंगे वो हमें करने में मजा आएगा, उसमें हम लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी दिखाएंगे। हमें कोई भी चीज ऐसी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई विल एंड विद दिस स्लाइड, जहाँ पे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें, अपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ को जरूर ध्यान में रखें। दिस विल हेल्प यू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल एंड फॉलो योर वर्क कल्चर इन अ बेटर मैनर। अपने आप को टाइम देने से डरिए मत। कभी हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी डेली लाइफ में कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। मैं भूल जाऊं कि स्मिता को क्या अच्छा लगता है, या आप भूल जाएं कि आपको एज ए इंडिविजुअल क्या अच्छा लगता है। तो कभी कभी एज ए प्रोफेशनल हम जो कल्चर की बात कर रहे हैं कि उसमें हो सकता है हम थोड़े से डगमगा जाएं, बट बिलीव मी, एज ए बेटर पर्सन, एज ए बेटर प्रोफेशनल, आप जितना अपने आप को इवॉल्व करेंगे उतना आप एज ए बेटर प्रोफेशनल इवॉल्व होंगे। This was a brief presentation on work ethics and work culture. Bye. Thank you, ma'am. Bye bye.